हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जून महीने के तीसरे सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 15 से लेकर के 21 जून के बीच में जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एशियाई चैंपियनशिप के अंदर कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं भवानी देवी। भवानी देवी जो है ये तमिलनाडु की एक तलवारबाज हैं। फेंसिंग में इन्होंने भारत के लिए एशियाई चैंपियनशिप के अंदर कोई भी मेडल जीता है। हालांकि इन्होंने कांस्य पदक ही जीता है, लेकिन ये भारत की पहली तलवारबाज बनी है। तो ये आपको याद रखना है। अभी आगे देखते हैं। रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है ये भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है और इसके नए हेड के रूप में हाल ही में नियुक्त कर दिया गया है रवि सिन्हा को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली आपको याद रखना है कि रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो महात्मा गांधी के नाम पर ये जो पीस प्राइज दिया जाता है ये वार्षिक रूप से हर साल दिया जाता है। साल 1995 में जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी तो उसी के अवसर पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और तब से ये हर साल दिया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार अभी 2021 के लिए दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। तो गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है, इसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है क्योंकि जो गीता प्रेस गोरखपुर है इसकी स्थापना हुई थी साल 1923 में और अभी 2023 चल रहा है, यानी कि इसको 100 साल इसकी स्थापना के पूरे हो चुके हैं। तो इन 100 सालों में सामुदायिक सेवा में गीता प्रेस गोरखपुर ने जो अपना योगदान दिया है उसी को देखते हुए इसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 20 से लेकर के 28 जून तक जगन्नाथ रथ यात्रा त्योहार किस राज्य में आयोजित किया गया? जगन्नाथ रथ यात्रा जो त्योहार होता है ये हिंदुओं का काफी महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि ओडिशा के पुरी में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य के करी इसाद आम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो करी इसाद आम जो है ये कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में उगाया जाता है। तो इसी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक राज्य के करी इसाद आम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक के अंदर अभी अभी विधानसभा चुनाव भी हुए थे और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने सर्वाधिक सीटें जीत करके बहुमत हासिल किया था और यहाँ पर कर्नाटक की सरकार बनी है। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नए मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धरामैया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है जो कि एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय और लाइब्रेरी है, तो अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले इसका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था, लेकिन सभी प्रधानमंत्रियों को रिप्रेजेंट करने के लिए अब इसका नाम हो गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? 37वें जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं जिनको नेशनल गेम्स बोला जाता है ये गोवा राज्य के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इसी कारण से गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने हाल ही में इसके लिए मैस्कट को यानी कि शुभंकर को लॉन्च किया है और इसका जो शुभंकर है उसको नाम दिया गया है मोगा। मोगा ये जो शुभंकर है ये राज्य का जो स्टेट एनिमल है गौर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है मोगा। आपको पता होगा इससे पहले जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनका आयोजन किया गया था गुजरात राज्य में। तो उसी तरीके से अभी 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं जो कि गोवा राज्य के अलग अलग हिस्सों में खेले जाएंगे। 16 से लेकर के 27 जून तक महिला कबड्डी लीग का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया?
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है क्योंकि महिला कबड्डी लीग जो है ये पहली बार हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। महिला कबड्डी लीग जो है इसको शॉर्ट में WKL बोलते हैं, यानी कि वुमेन्स कबड्डी लीग। जिस तरीके से आपको पता है कि क्रिकेट के लिए WPL शुरू हुआ है, यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसी तरीके से कबड्डी के अंदर भी महिलाओं के लिए WKL की शुरुआत की गई है, यानी कि वुमेन्स कबड्डी लीग। और अभी इसका जो पहला संस्करण हुआ वो भारत में नहीं खेला गया है। ये टूर्नामेंट भारत का ही है, लेकिन ये आयोजन इस बार भारत में नहीं हुआ है। तो भारत में नहीं ना होकर के कहाँ पर हुआ है? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जो कि UAE का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको इस महिला कबड्डी लीग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये इसका पहला संस्करण था। कबड्डी में महिलाओं के लिए इस तरह की जो लीग है वो पहली बार शुरू की गई है। 16 से लेकर के 27 जून तक इसका आयोजन किया गया था दुबई के अंदर। तो इस क्वेश्चन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पर मैंने सभी 8 टीमों के नाम लिख दिए हैं। टोटल इसमें 8 टीमें शामिल हुई थी जिनके बीच में ये मैच खेला गया, और 8 टीमों के नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। इनमें से जो उमा कोलकाता टीम है, कोलकाता की जो टीम है उसका नाम था उमा कोलकाता, और इसी ने इस लीग को जीता भी है। तो फर्स्ट लीग को जीता है उमा कोलकाता टीम ने। इसने फाइनल में पंजाब पैंथर्स को हरा दिया है। वही चीज़ यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, चैंपियन बना है उमा कोलकाता टीम और रनर अप है पंजाब पैंथर्स। फिर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसको प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अभिनेता गोविंदा को। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो गोविंदा इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको वुमेन्स कबड्डी लीग के बारे में याद रखनी है, जो कि पहली बार हुआ है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि दुग्ध संकलन साथी, यानी कि मिल्क कलेक्शन में जो चुनौतियां आती हैं उनका समाधान करने के लिए, साथ ही दूध की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये शुरू किया गया है दुग्ध संकलन साथी नाम का मोबाइल ऐप। तो इसको लॉन्च किया है भारत के भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप को डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो जैसा कि आप जानते हैं G20 का मेजबान अपना भारत है 2023 के लिए। तो भारत की अध्यक्षता में G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक हाल ही में हैदराबाद के अंदर आयोजित की गई है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है, और यहीं पर हाल ही में G20 के जो कृषि मंत्री हैं वो आए हुए थे, और भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है, रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो रिबेल्स अगेंस्ट द राज नाम की ये जो बुक है इसको लिखा है एक मशहूर इतिहासकार ने जिनका नाम है रामचंद्र गुहा। और ये जो बुक है ये कुछ ऐसे फॉरेनर्स के बारे में है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो रामचंद्र गुहा जो कि एक इतिहासकार हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ये बुक हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इस बुक के जो राइटर हैं रामचंद्र गुहा, उनको इस बुक के लिए एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023 का जो अवार्ड है वो रामचंद्र गुहा की इसी बुक को मिला है जिसका नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो MQ-9B आर्मर्ड ड्रोन जो है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। ये जो ड्रोन है ये 40,000 फीट की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके कारण इसको हिमालयी क्षेत्र में भी तैनात किया जा सकता है और वहाँ पर निगरानी की जा सकती है। तो MQ-9B सशस्त्र ड्रोन जो है ये भारतीय सेना के लिए खरीदे जाएंगे अमेरिका से। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस खरीद को हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट जहाज INS किरपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा करी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो लोगों की तस्वीर है, जिसमें एक तो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसी तरीके से वियतनाम के रक्षा मंत्री जो हैं वो भारत में आए हुए थे आधिकारिक यात्रा पर। तो उनकी इस यात्रा के दौरान भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने वियतनाम कंट्री को एक जहाज उपहार में देने की घोषणा की है जिसका नाम है
INS किरपान। तो ये एक मिसाइल कॉर्वेट जहाज है जो कि वियतनाम कंट्री को गिफ्ट किया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 को जीत लिया है? सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट होता है ये भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये इस बार कहाँ पर हुआ है भारत में? भारत में ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर जो कलिंग स्टेडियम है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। तो अब यहाँ पर सवाल है कि इसको जीता किसने है? इसको भारत ने ही जीता है और भारत ने फाइनल में लेबनान कंट्री को हरा दिया है। तो सिंपली बात आपको याद रखना है कि भारत के ओडिशा राज्य के कलिंग स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था और भारत ने लेबनान को हरा करके ये टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय सैन्य दल ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो भारत की आर्मी के एक दल ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2023 और ये अभ्यास आयोजित किया गया है मंगोलिया देश में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मंगोलिया जो है ये चीन और रूस के बीच में पड़ता है। गोबी डेजर्ट यहाँ का काफ़ी फेमस है। तो मंगोलिया के अंदर ही खान क्वेस्ट 2023 नाम का अभ्यास हुआ है जिसमें भारतीय आर्मी ने भी हिस्सा लिया है। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए हेल्थ सेक्रेटरी होंगे सुधांशु पंत। हालांकि आपको बता दूं अभी के लिए भारत के स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, लेकिन ये जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। 31 जुलाई को ये रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद बन जाएंगे सुधांशु पंत भारत के नए स्वास्थ्य सचिव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए सचिव होंगे शुभांशु पंत। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के नए शिपिंग सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए शिपिंग सचिव बन गए हैं TK रामचंद्रन। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपको दो सचिव के बारे में याद रखना है। एक तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं सुधांशु पंत और भारत के नए शिपिंग सचिव बन गए हैं TK रामचंद्रन। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 फार्मूला 1 किसने जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है यह इस साल की 8वीं फार्मूला 1 रेस थी और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं और ये नीदरलैंड के एक फार्मूला 1 रेसर हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर बता दूं जो 8 रेस इस बार फार्मूला 1 में हुई है इनमें से 6 रेस को अकेले मैक्स वर्स्तापन ने ही जीता है। बाकी जो 2 रेस हैं उनको किसने जीता है? उनको जीता है सर्जियो पेरेज ने। अब ये रेस कौन कौन सी हैं जिनको सर्जियो पेरेज ने जीता है, क्योंकि अगर आप इसको याद रख लें तो फिर कोई भी पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर लेंगे। तो सर्जियो पेरेज ने जो 2 रेस जीती हैं उनमें से एक है सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स और दूसरी रेस इन्होंने जो जीती है वो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता है तो आप बताएंगे सर्जियो पेरेज। ऐसे ही सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स आपको बताना है सर्जियो पेरेज। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी पूछा जाए तो आपको बताना है मैक्स वर्स्तापन। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं भारत के अंदर जल से जुड़े मुद्दों के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा हर साल राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं। जिन भी संस्थानों ने, जिन भी राज्यों या फिर जिलों ने जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन काम किया है उनको सम्मानित करने के लिए ये नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो हर साल दिए जाते हैं। 2022 के लिए जो 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं वो हाल ही में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 11 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन आपको कुछ ही याद रखना है, जैसे कि बेस्ट स्टेट कौन सा है। जल संरक्षण में भारत का जो सबसे बेस्ट राज्य रहा वो था मध्य प्रदेश। इसी तरीके से सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा? तो डिस्ट्रिक्ट में है गंजम जिला। गंजम जिला जो है ये ओडिशा में पड़ता है तो इसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन रहा? आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 4th नेशनल अवार्ड्स 2022 के अंदर मैंने आपको बताया टोटल 11 कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिए गए हैं। बेस्ट स्टेट में पहला पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को, सेकंड पर ओडिशा था लेकिन आपको फर्स्ट ही याद रखना है मध्य प्रदेश। फिर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है ओडिशा के गंजम जिले को। ऐसे ही यहाँ पर आप अन्य कैटेगरी का भी अवार्ड देख सकते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दो हैं, बेस्ट स्टेट एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट।
हालांकि अगर आप याद करना चाहें तो ये 2 भी याद कर सकते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसको दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडी का पुरस्कार किसको मिला है। तो बेस्ट विलेज पंचायत का पुरस्कार दिया गया है जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत को, जो कि तेलंगाना में है। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का पुरस्कार दिया गया है चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2023 हाल ही में जारी की गई है, जिससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम कौन से शहरों में है। तो यहाँ पर अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 जो शहर आता है वो है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो कि आप जानते हैं अमेरिका के अंदर है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे बेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है स्टार्टअप्स के लिए, तो वो है बेंगलुरु। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बेंगलुरु की रैंक क्या है ओवरऑल सिटीज़ की रैंकिंग में, तो बेंगलुरु की रैंक है 20वीं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है। सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया का जो सबसे बेस्ट शहर है वो है सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका में है, और भारत का सबसे बेस्ट है बेंगलुरु। हालांकि इसके बाद नई दिल्ली भी है इसमें इस लिस्ट में, जैसे वो 24वें नंबर पर है, मुंबई 31वें नंबर पर है। तो यही कुछ शहर हैं जो कि भारत के इसमें शामिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कितने मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात किया है। तो समुद्र से जो भी भोजन मिलता है उसको समुद्री खाद्य या फिर अंग्रेजी में सी फूड बोला जाता है, जैसे कि मछली, झींगा इत्यादि। तो समुद्री खाद्य के निर्यात में भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है। तो कितना निर्यात किया गया, 17.35 लाख मीट्रिक टन, 17.35 लाख मीट्रिक टन। इससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया अचीव्ड एन ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ऑफ सी फूड इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि पिछले वित्त वर्ष में भारत ने सी फूड का सर्वाधिक निर्यात किया है अभी तक। तो कितना निर्यात हुआ है, 17,35,286 मीट्रिक टन, जिसकी वैल्यू थी 8.09 बिलियन, यानी कि लगभग 8 अरब डॉलर। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्रा के आधार पर 26.73% की वृद्धि हुई है भारत के समुद्री खाद्य के निर्यात में। इसी तरीके से भारत से जो समुद्री खाद्य का निर्यात किया जाता है उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश है, तो सबसे बड़ा खरीदार देश है अमेरिका। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना। फ्रोजन श्रिम्प जो है, फ्रोजन श्रिम्प ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सी फूड आइटम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया वो था फ्रोजन श्रिम्प। सिपरी ईयरबुक 2023 के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है रूस के पास, लगभग 6000 के करीब रूस के पास परमाणु हथियार हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी के समय पूरी दुनिया में 9 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, जिसमें भारत पाकिस्तान भी आता है। अब यहाँ पर मैं आपको सिपरी ईयरबुक 2023 के बारे में 2-3 मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उन्हीं को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर हम ये देखें कि जो हथियारों का निर्यात होता है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे बड़ा जो निर्यातक है वो कौन सा देश है, यानी कि सिंपली कहें तो सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश बेचता है तो वो देश है अमेरिका। आप यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हैं, इस तरफ एक्सपोर्टर के बारे में दिखाया गया है और राइट साइड में इंपोर्टर के बारे में। तो सबसे बड़ा जो हथियारों का निर्यातक देश है वो है अमेरिका। पूरी दुनिया में 40% जो हथियारों का निर्यात होता है वो अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर रसिया है, फिर तीसरे पर फ्रांस है। इसी तरीके से भारत जो है अभी काफ़ी पीछे है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हथियारों के जो सबसे बड़े आयातक देश हैं वो कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद करता है भारत। भारत जो है 11% के ग्लोबल शेयर के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। दूसरे पर है सऊदी अरब, तीसरे पर कतर। तो ये एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बारे में आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार कौन से देशों के पास में है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं यही वो देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इनकी संख्या टोटल 9 है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास में है, पहली बात तो ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। ऑर्डर में आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में कितने परमाणु हथियार हैं। जैसे कि सर्वाधिक परमाणु हथियार जो है वो रसिया के पास हैं, तो नंबर 1 पर ये आएगा। फिर दूसरे नंबर पर यूएसए के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। इसी तरीके से फिर आगे आप देख सकते हैं चाइना है, फिर उसके बाद फ्रांस है,
फिर उसके बाद यूके है, देन उसके बाद है पाकिस्तान, और फिर उसके बाद है इंडिया, देन उसके बाद है इजराइल, और आखिरी में है नॉर्थ कोरिया। तो जो इंडिया है, इंडिया के पास पाकिस्तान से कम परमाणु हथियार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है। तो सिपरी ईयरबुक 2023 के बारे में यही कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के अंदर अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में साउथ एशिया के अंदर अपनी जो पहली रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसको बांग्लादेश के अंदर शुरू किया है। और इसके लिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के अंदर वहाँ की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया के अंदर अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ पर शुरू की है? बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि अध्यक्ष, उनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो भारतीय मूल के पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। उनका नाम क्या है? अजय बंगा। अजय बंगा। ये अमेरिका में पहले मास्टर कार्ड जो कंपनी है उसके सीईओ थे, अभी इनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए हाल ही में ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया है। ललिता नटराजन जो हैं, ये चेन्नई की निवासी हैं और इनको हाल ही में अमेरिका के अंदर इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने भारत में 20 से भी ज़्यादा सालों तक बाल श्रम उन्मूलन के लिए काम किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कौन से राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? ये जो मंदिर है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर होगा और इसको बनाया जा रहा है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नाम की जगह है और वहीं पर 500 करोड़ रुपए की लागत से विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी ज़्यादा बड़ा होगा। कंबोडिया में जो अंकोर वाट का टेम्पल है, वो अभी के समय दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, लेकिन ये जो बिहार के अंदर बनाया जा रहा है, ये उससे भी बड़ा होगा, तो ये उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। सो हमारा आंसर है बिहार। किस राज्य के अंदर जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की जेलें हैं, उनको सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदुजा ग्रुप के नए चेयरमैन बन गए हैं गोपी चंद हिंदुजा। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि श्री चंद पी हिंदुजा की डेथ हो गई थी, तो उनके बाद अब गोपी चंद हिंदुजा को हिंदुजा ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है? इंडोनेशिया ओपन 2023 जो है, ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था और इसमें भारत ने पहली बार मेंस डबल्स का खिताब जीता है। इसमें अभी तक भारत ने मेंस डबल्स का खिताब कभी भी नहीं जीता था, तो फर्स्ट टाइम भारत ने जीता है। और किस खिलाड़ी ने जीता है, उनका नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और दूसरे खिलाड़ी हैं चिराग शेट्टी। तो इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने यहाँ पे मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। फिर इसका इनको फायदा भी हुआ इस युगल जोड़ी को, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी विश्व युगल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो मेंस डबल्स की जो वर्ल्ड रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है, उसमें भारत की ये जो जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, तो ये आंसर यहाँ पर होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जो जोड़ी है, उसने तीसरा स्थान हासिल किया है पूरी दुनिया में। आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, BWF के द्वारा जो मेंस डबल्स की रैंकिंग जारी की गई है 27 जून को, उसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पर इंडोनेशिया की जोड़ी है, सेकंड नंबर पर चाइना है और थर्ड नंबर पर इंडिया की जोड़ी ने यहाँ पर स्थान हासिल किया है। तो हमारा आंसर क्या था यहाँ पर? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से वो कौन सा राज्य है जो कि सितंबर 2023 में भारत के पहले मोटो जीपी रेसिंग इवेंट की मेजबानी करेगा। तो भारत में पहली बार मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का निर्माण किया गया है, जहाँ पर ये मोटो जीपी रेसिंग इवेंट आयोजित की जाएगी। इनमें से किस एयरलाइन ने
500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर के विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है। तो एविएशन हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा जो सौदा किया है वो इंडिगो एयरलाइन ने किया है, क्योंकि हाल ही में इंडिगो एयरलाइन ने 500 विमानों की खरीद के लिए अमेरिका की एयरबस कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो अमेरिका की जो एयरबस कंपनी है वो इंडिगो को टोटल 500 एयरक्राफ्ट सौंपेगी। तो ये 500 एयरक्राफ्ट कौन से हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। A320 फैमिली एयरक्राफ्ट, A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए इंडिगो ने एयरबस के साथ में $50 अरब का समझौता किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारत की इंडिगो एयरलाइन ने 500 एयरबस विमानों की खरीद के लिए एयरबस के साथ में समझौता किया है $50 अरब का। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया गया है? तो जून महीने के 3rd वीक में योग दिवस एक काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इस दौरान देश और दुनिया भर में कई सारे महत्वपूर्ण इवेंट का आयोजन किया गया, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक क्वेश्चन करके। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून 2023 को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के ही कहने पर 2015 में शुरू हुआ था और तब से ये हर साल आयोजित किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? इस बार की थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जून के 3rd वीक में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस बनाए गए हैं। फिर उसके बाद मैं आपको योग दिवस के बारे में जो अन्य इवेंट हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस, यानी कि वर्ल्ड विंड डे। फिर 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, यानी कि धरती पर बढ़ते मरुस्थल को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हर हैंड हर राइट्स। 19 जून को होता है विश्व सिकल सेल रोग दिवस। सिकल सेल एक बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 19 जून को यह दिवस मनाया जाता है। फिर 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इसकी थीम है होप अवे फ्रॉम होम। 21 जून को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है 21 जून के ही दिन। तो ये इस वीक के महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये आपको याद रखने हैं। अभी आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर किस स्थान पर आयोजित योग समारोह में हिस्सा लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 जो कि 21 जून को मनाया गया, इस अवसर पर अमेरिका में जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जो सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें हिस्सा लिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग सत्र में कितने देशों के नागरिकों ने भाग लेकर के गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में योग सेशन का आयोजन किया गया था जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। तो उस इवेंट के अंदर 135 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों के नागरिकों ने इस सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया था और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो यहाँ पर आंसर है 135। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो विश्व स्तर पर तो मेन इवेंट हुआ था यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में, लेकिन भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम था वो कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इसके बारे में सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मेन इवेंट हुआ था और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो चीफ गेस्ट थे। तो आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन से स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम है वो तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में भी योगा सेशन का आयोजन किया गया था। ऐसे में जो गुजरात के सूरत शहर में योग सत्र आयोजित किया गया था वहां पर 1.53 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने
जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उनको सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर किस देश ने ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम आयोजित किया था? तो पूरी दुनिया में योग को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो आयुष मंत्रालय है और भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, दोनों ने मिल करके और भी कई सारे मंत्रालयों के सहयोग से ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योगा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने 19 जहाज को तैनात किया था। ये जो भारतीय नौसेना के 19 जहाज हैं, इनको भारत के कुछ जगहों पर तैनात किया गया था और हिंद महासागर में अलग अलग लोकेशन पर, जो कि भारत के मित्र देश हैं, वहाँ के पोर्ट्स पर भी भारत के जो जहाज हैं उनको तैनात किया गया था और इन्हीं जहाज़ों के ऊपर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो भारत ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम जो है ये भारत के द्वारा आयोजित किया गया। भारत का जो आयुष मंत्रालय है और भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, इन दोनों ने कुछ अन्य मंत्रालयों के सहयोग से ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें भारतीय नौसेना के टोटल 19 जहाजों को हिंद महासागर में अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया था। ये आपको पिक्चर के माध्यम से और क्लियर होगा, तो मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय नौसेना के कई सारे जो जहाज हैं वो अलग अलग लोकेशन पर तैनात किए गए हैं और इन्हीं जहाज़ों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इस कार्यक्रम को नाम दिया गया ओशन रिंग ऑफ योगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी जगह पर कौन से जहाज को तैनात किया गया था, जैसा कि यूएई के दुबई शहर में आईएनएस ब्रह्मपुत्र को तैनात किया गया था। मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है, यहाँ पर आईएनएस तरकश को तैनात किया गया था। तो इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इसके बारे में एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मुंबई में केवीआईसी के मुख्यालय में खादी योगा मैट का शुभारंभ किसने किया है? तो खादी से बने योगा मैट का शुभारंभ किया है भारत के केवीआईसी के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि मनोज कुमार ने। केवीआईसी जो है ये भारत में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और केवीआईसी के मुख्यालय में यानी कि मुंबई के अंदर खादी योगा मैट का शुभारंभ किया है इसके अध्यक्ष मनोज कुमार ने। यहाँ पर आप इस खादी योगा मैट को देख सकते हैं। ये खादी के जरिए बनाई गई है और इस पर सभी तरह के जो योगासन हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी बन गई है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार बन गई है ओमान। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आपको ओमान के बारे में बताया भी था, जो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, क्योंकि ओमान की राजधानी मस्कट में आईएनएस तरकश नाम के जहाज को तैनात किया गया था ओशन रिंग ऑफ योगा के तहत। तो ओमान जो कंट्री है वो योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार बन गई है। निम्न में से कौन से देश ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? तो यूनेस्को, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो अमेरिका ने इसकी फंडिंग रोक दी थी, लेकिन अब अमेरिका जो है वो यूनेस्को में फिर से शामिल होगा जुलाई 2023 में। तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया है? तो पूरे नॉर्थ इंडिया का जो पहला स्किन बैंक बनाया गया है वो नई दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में जो सफदरगंज हॉस्पिटल है वहां पे पहला स्किन बैंक बनाया गया है पूरे नॉर्थ इंडिया का। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब ये स्किन बैंक क्या होता है? तो स्किन बैंक में इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर स्किन को डोनेट किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी स्किन को डोनेट किया जा सकता है और फिर किसी अन्य व्यक्ति के इलाज में उसके स्किन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है वो नई दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के किस चंद्रमा पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण फास्फोरस की खोज की है? तो फास्फोरस की खोज की है हाल ही में वैज्ञानिकों ने एनसेलेडस चंद्रमा पर। एनसेलेडस जो है ये शनि ग्रह का ही एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो यहाँ पर हाल ही में फास्फोरस की खोज की गई है। आपको बता दूं, जो शनि यानी कि सैटर्न प्लैनेट है, इसके टोटल 146 नेचुरल सैटेलाइट्स की खोज हो चुकी है और इस तरीके से पूरे अपने सौरमंडल में सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स शनि ग्रह के पास ही हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बृहस्पति, जिसके पास टोटल 95 नेचुरल सैटेलाइट है। तो शनि ग्रह के जो 146 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उन्हीं में से एक है एनसेलेडस, जहाँ पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने फास्फोरस की खोज की है।
हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनियों की सूची में कौन सी शीर्ष पर है? तो हुरून ने हाल ही में भारत की जो सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है उनकी लिस्ट निकाली है और उसमें नंबर 1 पर आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इसको आप आसानी से गेस भी कर सकते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर पर है टीसीएस, जिसको बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और तीसरे नंबर पर है इन्फोसिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हमको ये बताता है कि किस देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच में कितना अंतर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें टोटल 146 देशों को शामिल किया गया है, लेकिन भारत की जो रैंक है वो है 127वीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाई हर्ट आपको याद रखना है 127वें नंबर पर इंडिया है। यहाँ पे आपको कुछ अन्य देशों की रैंकिंग भी याद रखनी है, जैसे कि नंबर 1 पर कौन सा देश है। नंबर 1 का ये मतलब है कि सबसे मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री कौन सा है, यानी कि जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अंतर है वो सबसे कम है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो वो देश है आइसलैंड। इसका स्कोर है 0.912। एक में से हर एक राज्य को, हर एक कंट्री को स्कोर दिया जाता है, तो 0.912 सबसे ज़्यादा स्कोर है आइसलैंड का। फिर सेकंड नंबर पर नॉर्वे है, थर्ड पर फिनलैंड है। इसी तरीके से 127वें नंबर पर है अपना भारत। भारत का स्कोर है 0.643। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बॉटम के कंट्रीज को भी नीचे लिख दिया है। बॉटम के जो 5 कंट्रीज हैं उनमें सबसे नीचे यानी कि 146वें नंबर पर है अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान में महिला और पुरुषों के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर है, सबसे ज़्यादा गैप है। पाकिस्तान की रैंकिंग है 142वीं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी टीम ने महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? महिला T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जो है ये हाल ही में हांगकांग के अंदर आयोजित किया गया था। हांगकांग के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इंडिया ए टीम ने बांग्लादेश ए टीम को हरा करके ये खिताब जीता है। तो इंडिया ए ने खिताब जीता है, सो आंसर होगा ऑप्शन ए। NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल जो होता है ये एनिमेशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है और ये कहाँ पर हुआ है? फ्रांस के अंदर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। तो भारत में जो भारत के सूचना और प्रसारण सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, उन्हीं के नेतृत्व में भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है वो इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर शामिल हुआ था। 20 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि RBI, इसमें एक तो होते हैं गवर्नर और वो कौन है अभी? वो है शक्तिकांत दास। और इसी तरीके से इसमें मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं और अभी के समय 4 डिप्टी गवर्नर जो हैं उनके नाम यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस में ही है। TV रविशंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देवर पात्रा और स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इसमें जो अभी 20 जून को अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। 20 जून 2023 को इनको RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्क्वैश विश्व कप 2023 की मेजबानी की है? तो स्क्वैश एक खेल होता है और इसका वर्ल्ड कप हाल ही में भारत के अंदर आयोजित किया गया है। इसी कारण से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्क्वैश का जो वर्ल्ड कप इस बार हुआ है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत ने आज तक कभी भी स्क्वैश वर्ल्ड कप को नहीं जीता है। हालांकि आयोजन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी बार हुआ है चेन्नई के अंदर। तो सवाल यहाँ पर यह है कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता है? भारत ने तो मैंने आपको बताया कभी भी इसको नहीं जीता है, लेकिन मिस्र जो है वो इस बार विजेता बना है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिस्र ने मलेशिया को फाइनल में हराया था। आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है वो दिया गया है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय भारत की एक मशहूर लेखिका हैं।
इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अभी इनको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। इनको किस बुक के लिए पुरस्कार मिला है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। उस बुक का नाम है आज़ादी। सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन को किस इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस के साथ में एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करने का निर्णय लिया है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन कौन सी है? 1098 यानी कि 1098 पर कॉल करके चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा ली जा सकती है। लेकिन अब इसको भारत का जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस है उसके साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी कि 112 नंबर पर डायल करके ही चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा उठाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 112। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले के अंदर थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यानी कि जो थारू ट्राइब है, थारू जनजाति है, उसके इतिहास को दर्शाता ये जो संग्रहालय बनाया गया है ये बलरामपुर जिले के अंदर बनाया गया है और इसी का उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने किस स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तजिंदर पाल सिंह तूर जो है इनके बारे में ऑलरेडी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये गोला फेंक के खिलाड़ी हैं जिसको अंग्रेजी में शॉट पुट बोला जाता है, शॉट पुट। तो ये शॉट पुट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। पुराना रिकॉर्ड भी इन्हीं का नाम था लेकिन इन्होंने अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि इन्होंने 21.77 मीटर दूर गोला फेंका है जो कि एशिया लेवल पर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी। और आपको बता दूं कि इसी के साथ इन्होंने जो नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है और जो एशियन गेम्स होने वाले हैं चाइना में उसके लिए तो इन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है। अलीबाबा समूह के सीईओ के रूप में डैनियल झांग का स्थान कौन लेगा? तो चाइना में अलीबाबा ग्रुप नाम की जो कंपनी है इसके सीईओ के रूप में डैनियल झांग का स्थान लेंगे एडी योंगमिंग वो। एडी योंगमिंग वो जो है वो अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ होंगे जो कि डैनियल झांग का स्थान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। वीडियो में आपने देखा कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिसके बारे में जो भी आपको जानना जरूरी था वो मैंने आपको साथ में बताया ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर कर पाएं। तो अब यहाँ पर इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला सवाल है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? एंड सेकेंड क्वेश्चन है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देने हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर जून महीने के 3rd वीक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसी तरीके से हम लोग लास्ट वीक करंट अफेयर्स भी देखेंगे जिसमें हम लोग 22 से लेकर के 30 जून तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।